हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताने वाला हूं। यानी कि देखो, ये तो आपको पता चल ही जाता है कि रायता फैलने वाला है, यानी मैट्रिमोनियल विवाद आने वाला है। उसकी पहचान आपको पता है कि दोनों पक्षकारों में झगड़ा होने लग जाता है। इसके साथ साथ आपको धमकी, आपको थ्रेटनिंग मिलने लगती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होती है। अगर ऐसा होना स्टार्ट हो गया है तो डेफिनेटली आगे आ करके ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आप पहले से ही आप इसके लिए तैयार हो जाओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे प्रिकॉशन लेने हैं। तो कमर की पेटी बांध लो। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के डिस्प्यूट्स आपके साथ आने वाले हैं, और देखिए कई बार होता है कि शादी को बहुत ही कम समय हुआ होता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना, 2 महीना। और ऐसे में यदि आपकी होल लाइफ की मेहनत की गई कमाई पर सामने वाला नजर डाले, उसे छीनने की कोशिश करे, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसके लिए जहां पर लॉ का मिसयूज लड़की आजकल कर रही हैं, ऐसे मामलों में आपको अपनी सेफ्टी करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि आपके नाम पर खरीदी गई है या आप खरीदने वाले हो, तो रुक जाओ, और खरीदी जा चुकी है तो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से हटा दो, किसी और के नाम उसको ट्रांसफर कर दो, गिफ्ट डीड कर दो, या फिर उसको बेच दो, सेल डीड कर दो। बट आपके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और ये सारा काम आपको विवाद शुरू होने से पहले ही कर लेना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है, तो फिर ऐसे में उस बैंक अकाउंट को आप रखो, लेकिन जो बाकी के बैंक अकाउंट है, जैसे हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स रहते हैं, तो वो सारे के सारे बैंक अकाउंट आप क्लोज करवा दो। और अगर ऐसा है कि आपकी सैलरी से इनकम नहीं आती है, तो आप अपने सारे के सारे बैंक खाते बंद करवा दो। कोई भी बैंक खाता आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कोई एक्स्ट्रा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे होता है एक आम आदमी अपनी सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ये थोड़ा म्यूचुअल फंड में कर दिया, शेयर में कर दिया, या कहीं और कर दिया, तो इस तरह का जो भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो, ये सारा का सारा हटा लो। कोई एफडी वगैरह हो, सारी की सारी आप हटवा लो। कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऑन रिकॉर्ड मत रखो। चौथा पॉइंट, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो फिर ऐसे केस में आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो दोस्तों जो आईटीआर होती है उसको आप कम करके भरना चालू कर दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा की आईटीआर होगी उतना ज़्यादा अननेसेसरी मेंटेनेंस बन जाएगा, और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि एक लड़की आपके घर पे आके कुछ दिन रहती है, सबके साथ गलत करती है, उसके बाद जाकर के आपसे एक मोटा पैसा मांगती है और आपको देना भी पड़ता है। कोर्ट कहता है भाई आप हस्बैंड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी। लगभग हर केस में इंट्री मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, तो आप बाउंड हो जाते हैं, और जब उनको पैसा मिलने लगता है तो बूस्टअप हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पहले ही राहत लेनी है। आगे जाकर के न्यायालय में जाके कोई राहत नहीं मिलेगी। वहाँ तो अगर आप हस्बैंड हैं तो आपको पैसा देना है। डजंट मैटर गलती किसकी है किसकी नहीं है। और दोस्तों, पांचवा पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको अपने रिप्लाई में अपनी स्ट्रेटेजी कैसी रखनी है। आपका जो रिप्लाई होता है वो आपका पूरा बचाव कर सकता है मेंटेनेंस केसेज में, और इसके अलावा ज़्यादा ऑप्शंस होते भी नहीं कि कहीं पे आपका बचाव किया जा सके। रिप्लाई उल्टा सीधा बन गया, रिप्लाई में कुछ चीज़ ऐसी चली गई जो नहीं जानी चाहिए थी, तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी कल मेरे को एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा मेरा 14,000 रुपये मेंटेनेंस बन गया। मैंने कहा ठीक है, आपकी इनकम कितनी थी? तो बोले मेरी इनकम थी 38,000। अच्छा, तब भी 14 ज़्यादा था हालांकि उस हिसाब से। लेकिन फिर जब मैंने क्रॉस क्वेश्चन उनसे करने शुरू किए, तो मुझे पता चला जो उनकी आईटीआर है उसमें इनकम शो हो रही है 25,000, और आईटीआर की कॉपी वहाँ पे लगी है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि भाई जब आपके आईटीआर की कॉपी में 25,000 रुपये इनकम शो हो रही है, तो रिप्लाई में 38 क्यों मेंशन कर दी? अब पता नहीं कहाँ कहाँ की जोड़ी, जब ऑन रिकॉर्ड ही 25 थी तो उससे ज़्यादा बताने की जरूरत क्या थी? तो फिर ये इस तरह की गलतियां करोगे आप तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ वीडियो में नहीं बताई जा सकती, जो मौके पर ही निपटानी पड़ती है, और उसके आधार पे आपको सेव करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, जो भी लड़की मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करती है, उसकी पिटीशन के आधार पे हमारा जो रिप्लाई होता है वो किस हद तक हमने अपने फेवर में बनाया है, इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी मेंटेनेंस की फिगर क्या बनती है। अब दोस्तों, लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, अलग अलग तरह के एडवोकेट्स होते हैं और अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सब लोग फीस चार्ज करते हैं। अब क्या है कि आपने एडवोकेट की फीस में तो 20,000 रुपये बचा लिए, लेकिन लैक ऑफ इफिशियंसी के कारण क्या हुआ कि आपका मेंटेनेंस 10,000 रुपये या 5,000 रुपये मंथली ज़्यादा बन गया। अब आप सोचो, 2 साल का भी अगर आपके ऊपर एरियर है, तो 1,20,000 रुपये आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो वो जो 20,000 रुपये आपने बचाए ना, वो आपको बहुत भारी पड़ गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छा लॉयर होना बहुत ही जरूरी है मेंटेनेंस के केस में, जो कि आपके मेंटेनेंस को चलो खत्म तो नहीं करा सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो करवाए जो रीजनेबल हो। अब जैसे यही मामला था, 38,000 के हिसाब से 14,000 कितना ज़्यादा है? कायदे से 8,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस बनना चाहिए था इस मामले में, इससे ऊपर नहीं बनना चाहिए था। तो यानी कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो गलती है। वहाँ 10-20 हज़ार रुपये बचा के बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब मेंटेनेंस की फिगर 2-4-5 हज़ार रुपये महीना बढ़ जाती है, वो इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करते कि साल में हमारा कितना फर्क पड़ गया। भाई 2 साल का तो एरियर ही बन जाता है जब तक इंट्री मेंटेनेंस बनता है। तो अगर 5,000 रुपये भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 1,20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
तो मेरी सलाह ये है कि मेंटेनेंस केसेज में आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह का नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने 5 पॉइंट बताए, इनमें से 4 पॉइंट पूरे तरह से प्रिकॉशनरी हैं जिनको आपको केस स्टार्ट होने से पहले ही ध्यान में रखना है और इम्प्लीमेंट करना है, और 5वां पॉइंट आपके रिप्लाई से संबंधित है जब आपका मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर आ जाए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मेंटेनेंस को एक हद में ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।